हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। आज की इस क्लास में हम कवर करते हैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1 बुक 2 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का एक वन शॉट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम आज की इस क्लास के अंदर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट तरीके से फिनिश करने वाले हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और अपनी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। इसका मतलब यह है कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में आने वाली सभी चुनौतियों के बारे में समझने वाले हैं और सभी व्यवस्थाओं के बारे में समझने वाले हैं जो हमने फेस करी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जब आज़ादी की लड़ाई का संघर्ष चल रहा था, लगभग 200 वर्ष की गुलामी के बाद हम आज़ाद हो रहे थे, तो उस संघर्ष में केवल और केवल कांग्रेस का हाथ नहीं था, उस संघर्ष के अंदर अनेक लोगों का हाथ रहा है। अब आप खुद सोचो कि मान लीजिए एक पेड़ है, वो काफी मोटा पेड़ है और उसको काटना आपके दादाजी ने शुरू किया। आपके दादाजी ने उसको थोड़ा काटा, फिर आपके पापा ने काटा, फिर आपने काटा, और साथ ही साथ क्या हुआ कि जब आपकी बारी आई उसको काटने की, तब वो पेड़ बचा इतना सा। तो इतने से को आपने काट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेड़ के काटने का क्रेडिट आपको मिला है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, आपके समय में वो चीज हो गई, वो हम कह सकते हैं, परंतु उस पेड़ को काटने में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपकी पूरी पीढ़ी का माना जाएगा। तो यहाँ पे आजादी का समय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही डिनोट नहीं करता, आजादी का समय हर एक बलिदान को, हर एक क्रांतिकारी के संघर्ष को डिनोट करता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे बीच में आम सहमति थी। उदाहरण के तौर पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के कभी विचार नहीं मिलते थे। ये क्या था कि भाई ये तो थे तो क्रांतिकारी, परंतु इनके विचार कभी नहीं मिले। तो ऐसे ही जो क्रांतिकारी थे हमारे देश को आजाद करने के लिए, उन सभी क्रांतिकारियों की विचारों में मतभेद था, यानी कि किसी के विचार किसी से मिलते थे तो किसी के विचार किसी से नहीं मिलते थे। परंतु कुछ बातें ऐसी थी जिसपे सभी के विचार आकर मिल जाया करते थे। वो क्या था? पहला कि आजादी के बाद हम देश का शासन लोकतंत्र तरीके से चलाएंगे, पूरी तरीके से संसदीय प्रणाली चलाएंगे और अपने देश के अंदर हम प्रधानमंत्री को प्रमुखता देंगे और जनता के माध्यम से चुनाव करवाए जाएंगे। फिर दूसरी बात क्या थी? सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, यानी सरकार समाज के हर एक अंग के लिए कार्य करेगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा वर्ग हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक के ऊपर है, कौन सा वर्ग हमारे देश के अंदर अल्पसंख्यक के ऊपर है, हम ये नहीं सोचेंगे। हमारा कार्य सभी के लिए इक्वल होगा, यानी कि इक्वलिटी, यानी समानता हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये दो बातों पर हर एक दल की, हर एक क्रांतिकारी की हमेशा से सहमति बनी रही। खैर, 200 वर्ष की आजादी के बाद हमने पहली बार आजादी देखी। और पहली बार आजादी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 200 वर्ष से पहले हमारे ऊपर अनेक राजाओं का राज रहा, तो उसके अंदर भी लोकतंत्र कायम नहीं होता। उसमें राजा का बेटा राजा बनता है और राजा के द्वारा किया गया शासन पूरी तरीके से मान्य माना जाता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो असली जो आजादी होती है जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो हम पहली बार देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का दिन होना चाहिए। परंतु उस समय पर गांधी जी ने एक टिप्पणी करी और कहा कि जितना ये दिन मेरे लिए खुशी का है और मेरे देशवासियों के लिए खुशी का है, उससे ज्यादा ये दिन मेरे लिए गम का भी है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं गांधी जी? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजादी के समय पर भारत का जो फैसला आया था आजादी का, वो 3 भागों में आया था। क्योंकि आपको ये पता है कि भारत इन द टाइम ऑफ अंग्रेज क्या था? 2 भागों में डिवाइड था। पहला था ब्रिटिश इंडिया, जिसके ऊपर अंग्रेजी गवर्नमेंट का, यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, वो उनसे डायरेक्ट टैक्स वसूल किया करते थे। दूसरा आता था रजवाड़े, यानी कि रियासतें, जिनके ऊपर राजाओं का कंट्रोल है और सरकार उनसे इनडायरेक्ट वे में टैक्स वसूल करती थी। तो पूरे भारत की सरजमीन 2 भागों में डिवाइड थी, पहली राजाओं की और दूसरी ब्रिटिश इंडिया की, सीधी बात है। तो इन 2 बातों को लेकर और साथ ही साथ मुस्लिम लीग की गई अपील को लेकर 3 फैसले आए थे। वो 3 फैसले क्या थे? पहला फैसला ये था कि हम संपूर्ण भारत को पूर्ण रूप से आजाद करते हैं, और साथ ही साथ दूसरी बात ये आई कि पूरे भारत में से मुसलमानों के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा होगा, जैसे मुस्लिम लीग की अपील आई थी। क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक कौम का देश नहीं है, इसके अंदर रहने वाली 2 बड़ी कौमें हैं, जिनका नाम है हिंदू और एक का नाम है मुस्लिम। तो हम मुस्लिमों के आधार पर एक अलग देश का विभाजन करेंगे, ये फैसला उन्होंने दे दिया था। परंतु किस जगह पर पाकिस्तान बनाया जाएगा, ये फैसला नहीं आया था। वो उन्होंने काम हमारे ऊपर छोड़ा था कि आखिर किस जगह पर तुम्हें अपने देश के अंदर पाकिस्तान बनाना है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, परंतु विभाजन होगा। ठीक है, 2 बातें खत्म। तीसरी बात उन्होंने कही कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक राजा को यह आजादी है कि वो अगर चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, वो अगर चाहे तो वो हिंदुस्तान के साथ चला जाए, और अगर वो चाहता है कि मैं अपना अलग देश घोषित कर दूं, तो वह उसके लिए भी आजाद है, वो पूरी तरीके से अपना देश घोषित कर सकता है। तो ये 3 बड़े फैसले आए थे। कहने को ये फैसले हैं, परंतु इन 3 बड़े फैसलों के अंदर भारत में कई बड़ी तरीके से चुनौतियां सामने आ गई थी। तो ये वजह थी। ये वजह क्या थी कि जब 15 अगस्त का सूरज चढ़ा,
तो वो हमारे लिए आज़ादी लेकर चढ़ा, भारत का तिरंगा आसमानों में लहराया और हम जान पाए कि हम आज़ाद हो गए। परंतु हमारे देश की जनता को ये नहीं पता था कि हम आज़ाद तो हो गए, हमें ये नहीं पता कि जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं कि ये हिंदुस्तान का पार्ट रहेगी कि पाकिस्तान का पार्ट रहेगी। ये राजा जिसके अंडर में हम काम करते हैं, जिसके अंडर में हम रहते हैं, ये अपना अलग देश बनाएगा या हमें हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ रखेगा। तो हमारे देश की जनता खुश थी, बहुत खुश थी, परंतु उनके मन में एक कोने में डर भी था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो ये 15 अगस्त का दिन हमारे लिए जितना खुशी का है उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए गम का भी दिन माना जाता है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, और बात सही भी है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। इसके बाद हम ये जानते हैं राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियां। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई अंग्रेजी हुकूमत ने 3 सवाल पैदा किए, 3 जवाब उन्होंने हमें दे दिए, यानी कि मुस्लिम लीग के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान मांगा, पाकिस्तान दे दिया। अब पाकिस्तान दे तो दिया, अब ये सवाल उठता है कि भाई पाकिस्तान की कौन सी जमीन बनाई जाए, तो पाकिस्तान को कौन सी जमीन दी जाए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ये फैसला उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा। तो इसका बाद में कंक्लूजन ये निकला कि पूरे भारत में, यानी कि पूरे के पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश सब आता था, इस पूरे भारत के अंदर जिस जगह पर सबसे ज्यादा मात्रा मुसलमानों की है उस जगह को पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए और रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो हिंदुस्तान का रहेगा। तो जब हमने डेटा देखा तो सबसे ज्यादा हमें 2 जगह पर मुसलमानों की जनसंख्या दिखी, पहला था पश्चिम और दूसरा था पूरब। तो पूरब जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पश्चिम जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो इन दो जगहों के हिसाब से, इन 2 मुसलमानों की भारी जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान का निर्माण हो गया। अब यहां से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो ये सवाल भी आया कि दोनों जगह पर रहने वाले अल्पसंख्यकों को ये पूरी आज़ादी है कि वो अगर चाहे तो विस्थापन करें, अगर नहीं चाहते तो विस्थापन ना करें, वो उस देश में रह सकते हैं। किसी भी देश की सरकार किसी तरीके से कोई दबाव नहीं डालेगी कि वो अपना देश छोड़कर जाएं या अपनी ज़मीन छोड़कर जाएं। परंतु अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये हो गया कि दोनों ही तरफ से हिंसक दंगे जिसके अंदर धर्म इंक्लूड था वो भड़क उठे। पहली ट्रेन वहां से काट कर भेजी जा रही है, फिर यहां से काट कर भेजी जा रही है, तो बहुत बुरी तरीके से दोनों ही धर्मों के लोगों का बहुत भारी मात्रा में खून बहा। और ये कोई हमारे लिए खुशी की बात नहीं थी। आज़ादी के बाद ही हमने इतना खून खराबा देख लिया, वो भी अपने लोगों में। जो लोग साथ मिलकर देश की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग साथ मिलकर शहीद हो रहे थे, फांसी पर चढ़ रहे थे, गोली खा रहे थे, अब वो एक दूसरे को मार रहे थे। इस बात को लेकर हमारी इंटरनेशनल वे में बहुत वाहवाही हुई। वाहवाही अच्छी वाली वाहवाही नहीं हुई, हंसी ठिठोली वाहवाही हुई कि ये जो हमने भारत को आज़ाद कराया ना, ये आज़ादी नाम का हमने भारत को खिलौना दिया है जिससे वो खेलकर वापस दे देगा और फिर किसी ना किसी के कंट्रोल में वो आ जाएगा। ये टिप्पणी की जा रही थी ब्रिटेन और बड़े देशों के माध्यम से कि भारत आज़ाद होने के बाद अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहा, तो इतने बड़े देश को कैसे संभाल लेगा। खैर, ये हमने देख लिया पाकिस्तान का विभाजन। इसके बाद जो दूसरा फैसला आया कि हर एक राजा आज़ाद है कि वो कुछ भी करे, तो सबसे पहले इस फैसले को सुनकर त्रावणकोर के राजा ने ये फैसला सुनाया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान के साथ, ना मैं जाऊंगा हिंदुस्तान के साथ, मैं अपना बनाऊंगा अलग देश। तो सबसे पहला जो फैसला सुनाया था त्रावणकोर के राजा ने सुनाया था। ठीक है, तो उस समय पर भारत के अंदर 543 अप्रोक्स राजा हुआ करते थे, 543 राजा हुआ करते थे उस समय भारत के अंदर, पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद। तो आप खुद सोचो कि भारत में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो हमने राष्ट्रीय निर्माण चुनौती में पहले तो चुनौती हमारे पास यही आ गई थी कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती, यानी कि 200 वर्षों की संघर्ष के बाद, 200 वर्षों की मेहनत के बाद हम आज़ाद तो हो गए, मगर अपने भारत को समेटे कैसे। हमने बहुत कोशिश करी कि पाकिस्तान ना बने, परंतु मुस्लिम लीग के माध्यम से वो बन गया। अब यहां से क्या हुआ कि भारत मुस्लिम लीग के माध्यम से टूट गया, पाकिस्तान बन गया और बहुत बड़ा जमीन का भूभाग एक कमेटी को, यानी कि धर्म के लिए चला गया। अब यहां से इस धर्म को जाने के बाद बहुत खून खराबा हुआ, भारत के माध्यम से भी हुआ, पाकिस्तान के माध्यम से भी हुआ, दोनों तरफ से बहुत खून बहा। परंतु इसके बाद, यानी कि जब लड़ाई खत्म हो गई, तो दोनों ही सरकारों ने विभाजन के बाद भी कई सारे अच्छे कदम भी उठाए। यानी कि जो परिजन अपने परिवारों से बिछड़ गए थे विभाजन के समय पर, तो उनको सलामती के साथ उनके घर पहुंचाने का भी काम किया था। बट मैं आपको बताऊं कि ये सारी बातें मेरे हिसाब से कहने की है। अगर ये काम हुआ भी तो बहुत छोटे लेवल पर हुआ होगा, इतने बड़े लेवल पर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही उस समय पर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके थे। धर्म बहुत इंक्लूड हो चुका था। जो अंग्रेजों ने बात कही थी फूट डालो राज करो की नीति, वो सामने आ गई थी। उनका परिणाम हमने देख लिया था आज़ादी के तुरंत बाद। खैर, राष्ट्रीय अखंडता और एकता की चुनौती जब हमने देखी, तो उस समय पर हमने ये जिम्मेदारी देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये सौंपी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी क्योंकि वह एक संवैधानिक नेता थे, वो एक दिग्गज नेता थे। वो उन्हें समझ थी राजनीति की, आखिर किस तरीके से लोगों को लुभाया जाता है, किस तरीके से लोगों को समेटा जाता है, ये उनके अंदर समझ थी। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती का जो सामना करा था, वो करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनकी वजह से आज हम कह पाते हैं 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। पहला आता है भारत विभाजन, मैंने बताया हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ, और दूसरा आता है रजवाड़ों व रियासतों का विलय। तो
इन सारे राजाओं को समझाने के लिए और अपने हिंदुस्तान के अंदर रखने के लिए हर एक तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मानदंड को अपनाया था। परंतु आखिर तलक जिन रियासतों ने मना किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम संग नहीं जाएंगे, उनका नाम है हैदराबाद, मणिपुर और कश्मीर। तो ये हमारे पास ऐसी रियासत हैं जिन्होंने आखिर तक मना किया कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे, और कुछ राजाओं ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो पहला आता है भाई कश्मीर। कश्मीर का विभाजन किस तरीके से हमारे भारत के अंदर आया। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई कश्मीर एक राजा का पार्ट था, तो वो भारत की जमीन में नहीं आता था, यानी ब्रिटिश इंडिया में पार्ट नहीं था। तो राजाओं की जमीनों को छोड़कर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो विभाजन हो गया। अब क्या हुआ, कश्मीर एक राजा का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे उनसे कहने के लिए कि भाई आ जाओ हमारे पास, उनने मना कर दिया। अब राजा था हिंदू और प्रजा थी मुस्लिम। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि भाई हम भी मुस्लिम हैं, ये भी मुस्लिम है, क्यों ना इसको अपने अंडर में लिया जाए। तो पाकिस्तान की सेना ने आजाद विभाजन के बाद कश्मीर पे हमला कर दिया। अब कश्मीर पे हमला जब कर दिया तो राजा डर गया। राजा ने कांटेक्ट किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और कहा हमारी मदद करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां दिमाग दिखाया, उन्होंने कहा कि मदद तो कर देंगे बट भारत मानना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब यहाँ से सेना भेज दी गई। तो लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सेना जहां तक आ गई थी वो वहीं तक रह गई, यानी कि भारत की सेना उनको धकेल नहीं पाई, उनको वहीं रोक दिया। तो आज जो पार्ट उनके पास चला गया उसको कहते हैं पीओके। तो कश्मीर हमारे लिए जितना आना चाहिए था हमारे देश के अंदर उतना नहीं आया, तो इसीलिए हमने थोड़ा उसको ना संवैधानिक दर्जे में थोड़ा ऊंचा रखा। पहले वहाँ का झंडा अलग हुआ करता था, वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, और साथ ही साथ अलग बहुत सारी वहाँ पे हम जमीन नहीं खरीद सकते, बहुत सब्सिडी प्रोवाइड थी। बट बाद में जाके सब कुछ खत्म कर दिया, बोला कि तुम भारत का पार्ट हो, प्रधानमंत्री एक है और केवल एक ही रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो मुख्यमंत्री की तरह रहो, आपका कोई झंडा नहीं होगा, कोई संविधान नहीं होगा, आप एक संविधान के नीचे, एक झंडे के नीचे रहोगे। तो ये बात बाद में आई थी। उस समय पर लुभाने के लिए सब्सिडीज दी थी, कोई सब्सिडी मांग रहा है सब्सिडी दे दी, कोई सत्ता मांग सत्ता दे दी, कोई अपने राजपाट को मतलब राजमहल मांग रहा राजमहल दे दिया, परंतु उनको अपने अंडर में ले लिया। तो ये दिमाग दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो रजवाड़ों व रियासतों का विलय किया। तो हैदराबाद के निज़ाम का भी कुछ ऐसा ही शासन है। तो हैदराबाद के निज़ाम किसी भी तरीके से मान नहीं रहे थे कि वो भारत के अंदर आएंगे, परंतु जब उनकी जनता को पता लगा कि भारत की तरफ से ये आवेदन आया है कि हम उनके अंदर चले जाएं और ये निज़ाम नहीं मान रहा, तो हैदराबाद की जनता ने निज़ाम के खिलाफ ही संघर्ष शुरू कर दिया। अब जब निज़ाम के खिलाफ संघर्ष शुरू करा तो निज़ाम ने अपनी जनता को चुप करवाने के लिए अर्धसैनिक बल का यूज किया। अर्धसैनिक बल एक ऐसा हुआ करता था जो कि काफी खतरनाक होता था, और उसने हैदराबाद की जनता को बिना देखे धै गोली और धै चाकू मारना शुरू कर दिए। जब यह खबर हिंदुस्तान की सरकार को पहुंची तो हैदराबाद पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल सेना को लेकर और जबरन तरीके से हैदराबाद को अपने अंदर विलय करवा लिया। तो ये चीजें थी हमारे पास, राइट। तो मणिपुर के अंदर तो आज भी लोग गुस्सा रहते हैं क्योंकि वहां की जनता नहीं चाहती थी कि हम हिंदुस्तान के अंदर जाएं, परंतु राजा चाहता था कि हम हिंदुस्तान के अंदर आ जाएं। तो मतभेद हुआ बहुत सारा, बट राजा की चलती है, तो राजा ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया, विलय पत्र पे साइन कर दिया और पूरा मणिपुर भारत के अंदर आ गया। तो आज भी वहां पे लड़ाई बनी रहती है, वो नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान में रहें, ठीक है। तो राजवाड़ों व रियासतों का विलय। तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट घटना आ गई राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन कैसे आ गया, देखो भाई, सबसे पहले तो हम भारत के विभाजन से निपट गए। भारत के विभाजन से निपटने के बाद हमने रजवाड़ों व रियासतों यानी राजाओं को समझा बुझाकर अपने अंदर एकत्रित किया, कई सारे राजाओं को अपने अंदर लिया, अखंड भारत बनाया अपना, जो विभाजन के बाद बचा था। फिर उसके बाद हमारे देश के अंदर भाषा, संस्कृति और जाति के हिसाब से संघर्ष होना शुरू हो गया। अब वो संघर्ष शुरू हुआ, उसमें मांग हुई राज्यों की कि भाई हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से, भाषा के हिसाब से राज्य चाहिए अलग। अब ये चीजें ना 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली रख दी गई थी। कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, उसमें पहली रख दी गई थी भाई जब भी हम आजाद होंगे तो हम भाषा के आधार पर राज्य चाहिए भैया हमें, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो उसमें कहीं हमारी संस्कृति खराब ना हो जाए। तो इस बात को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये बात आ गई थी कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में, जिसमें साफ तौर से कहा गया था भाई हम भाषा के आधार पे अपना राज्य बनाएंगे। तो यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन जब सरकार ने इस चीज को डिले करना शुरू करा, फिर ये जो आंदोलन जो नॉर्मल तरीके से हो रहे थे ये राष्ट्रव्यापी होने लगे, और इस आंदोलन को धीरे धीरे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कांग्रेस के दिग्गज और बड़े नेता कर रहे थे। एक समय वो आया कि विभाजन को लेकर, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन को लेकर पोट्टी श्री राम लूलू ने 56 दिन की भूख हड़ताल करी, और उस भूख हड़ताल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये काम बड़ा खराब हो गया, और सरकार को एक तरीके दबाव में आकर, आंदोलनों के दबाव में आकर 1952 में एक नए राज्य की स्थापना करनी पड़ी, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना करी, और साथ ही साथ अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे देश में, उन सबको उनके पास के राज्यों से मिलाकर
एक कर दिया गया था। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश छोड़े गए थे और बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश थे उन सबको उनके पास के राज्यों से मिलाकर एक कर दिया गया और राज्यों की पुनर्गठना हो गई, यानी कि पुनर्गठन हो गया राज्यों का। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो राज्यों का पुनर्गठन हमने देखा। सही है भाई। तो इतनी सारी चीजें देखी, कोई आसान बात नहीं थी। और इतनी सारी चीजों के अंदर भी अपनी डेवलपमेंट करना और जो इंटरनेशनल वे पे टिप्पणी आ रही थी कि हमने आजादी का खिलौना दिया है, उसको भी झूठ साबित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसे नेता अभी तक भारत की राजनीति में नहीं आए। भारत की राजनीति में ऐसे नेता उस समय पर थे, तभी भारत बच गया है, नहीं तो ये किसी से गुलामी से हटता और किसी और ही गुलामी में चला जाता। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के अंदर थे, जो कांग्रेस के अंदर नहीं भी थे, जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, उन सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। सही है, भारत की आजादी के अंदर और आजादी के बाद भी भारत को एकत्रित करने में। क्योंकि भारत की आजादी के बाद अगर भारत का हाल होता ना, तो वो भारत की आजादी से पहले से भी बहुत बुरा होता अगर इस पे काम नहीं किया जाता तो। क्योंकि अलग अलग तरीके से हर बंदा अपने आप को नेता समझ रहा था, हर बंदा, हर जाति, हर धर्म, हर संस्कृति। तो इन सबको ही करने के लिए हमारी इस कांग्रेस ने और इतने सारे नेताओं ने बड़ा दिग्गज काम किया। इनकी मेहनत है जो आज हम कह पाते हैं 28 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये जो आज हम इसरो कह पा रहे हैं, इसरो की स्थापना हो गई। उस समय पर जो हमने अपनी पंचवर्षीय योजना बनाई, उस पर जो हमने अपने देश को ग्रोथ की तरफ लेके गए, ये सब देन है, ये सब काम है उनका। सबसे बेहतरीन नेताओं का काम है ये। ठीक है। दूसरी चुनौती थी भाई लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना। अब हम आजादी के बाद इतनी सारी लड़ाइयों से लड़ रहे थे, इतने सारे संघर्षों से लड़ रहे थे, तो क्या हुआ? तो फिर भैया यहाँ पे ये था कि भाई भारत क्या आज़ाद अभी हुआ है और भारत का आज़ाद होने के बाद संविधान अभी लागू भी नहीं हुआ। 1949 26 नवंबर को संविधान बन चुका था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 1950 को लागू हुआ, 47 में हम आज़ाद हो गए। तो इतने बीच के अंदर, यानी कि 1950 संविधान लागू हो रहा है, तो वहीं पर क्या होगा? चुनाव आयोग भी लागू होगा। तो जब से लेकर अब तक कौन शासन कर रहा था? तो ये देश की अंतरिम सरकार कर रही थी। देश की अंतरिम सरकार कहते हैं कि जिस पर देश की जनसंख्या का आंख मूंद कर भरोसा था और ये जानती थी कि हमारे लिए जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये इनका मानना था। तो ये देश की सरकार, अंतरिम सरकार, जिसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने, राष्ट्रपति बने बिना चुनाव के। ये देश का भरोसा था, देश की जनसंख्या का भरोसा था। 1950 के बाद फिर से चुनाव जीते चले गए और पूरे तरीके से 1950 का चुनाव जो हुआ, यानी कि 1950 के चुनाव आयोग के बाद जो चुनाव कंटेन करवाए गए, उसमें हमने बहुत सारी प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी भाई देश की जनसंख्या बहुत सारे अनपढ़ थी, बहुत सारी देश की जनसंख्या जो थी वो खेती बाड़ी किया करती थी और लोग जानते नहीं थे कि चुनाव क्या होता है। तो उनको समझाना, सरकारी कर्मचारियों को ट्रेन करना कि वो ये पहचान पाए कि आखिर चुनाव कैसे करवाने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमने फेस करी। और बाद में जाके पहली जो मतगणना लिस्ट आई थी, वोटर लिस्ट, वो गलत आ गई थी। किसी के पिता का नाम कुछ था, माता का कुछ था, खुद का कुछ था, उम्र कुछ थी। तो बाद में ये ठीक करी गई, एक बार दोबारा लिस्ट आई। तो इसलिए पहले जो आम चुनाव हुए थे ना, वो थोड़े लेट हो गए थे। तो लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना हमारे लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। तीसरा, सामाजिक स्तर पर विकास की चुनौती, यानी कि हमारे भारत के अंदर विभाजन के बाद भी, राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी और साथ ही साथ रजवाड़ी व रियासतों के मिलन के बाद भी हम सब इंडियन हैं। यानी कि आज भी भारत के अंदर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। आज भी भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म सापेक्ष नहीं है। आज भी हमारे भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ना कोई राष्ट्रीय धर्म। तो ये सब कैसे? ये सब इक्वालिटी है। हमारे देश के अंदर हर एक जाति, हर एक धर्म को पूरी तरीके से सम्मान दिया जाता है और ये हमारे सेफ्टी रहे, ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर हमारे संविधान निर्माताओं ने डाल दिया धार्मिक समता का, समानता का अधिकार। सही है। तो यहाँ से ही तो हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारत में कहा कि अब भी भारत के मुस्लिम, भारत के सिख, भारत के ईसाई और अनेक धर्म, यानी विभाजन के होने के बाद भी भारत में अनेक धर्म रहते हैं। तो हमारे अंदर कभी ये बात ना आए कि हम सिर्फ बहुसंख्यक लोगों पर कार्य करें या अल्पसंख्यक लोगों पर कार्य करें। हमारा जो कार्य हो वो सामाजिक स्तर का हो, सभी के लिए विकास हो और साथ ही साथ किसी के बीच में कोई मतभेद ना आए। और कोई मतभेद आता भी है तो उसको संवैधानिक तौर पर ठीक किया जाए विद यूजिंग ऑफ न्यायपालिका। तो यह आपका चैप्टर था। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया हो, कहीं कोई चीज़ ना समझ में आई हो, या फिर कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि सर एक बार इस पर काम करना जरूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। कोई डाउट पूछना है, कोई चीज़ अपने नोट्स वगैरह चेक करवाए हैं, नोट्स मांग रहे हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं इस क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, इसी तरीके से एक वन शॉर्ट वे के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।